कल अपन ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख ली थी। भारत की विश्वविद्यालय टॉप 1000 में कितने? 23। नंबर 1 पे कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे रहता है। इसके बाद में दीक्षा आरंभ, एजुकेशन के मामले में ही पढ़ा था हमने। परमार्श था, फिर था जन शिक्षण संस्थान ST/SC महिलाओं के लिए, हाँ 1050, और फिर इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी, फिर यूजीसी का नाम बदल के कुछ किया जा रहा है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, वो कर देंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिख लीजिए शगुन। एजुकेशन में ही चल रहे हैं अपन, शिक्षा के सारे मामले देख रहे हैं। शगुन लिख लीजिए। इट इज अ पोर्टल बाय एचआरडी, यह एचआरडी का पोर्टल है। इट इज अ पोर्टल बाय एचआरडी, यह एचआरडी का पोर्टल है टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा सुधार हेतु। टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु। इट विल कवर ऑल द वेबसाइट्स ऑफ, यह सभी वेबसाइट की देखरेख करेगा। इट विल हैव ऑल द वेबसाइट्स ऑफ, यह सभी वेबसाइट की देखरेख करेगा। किसकी वेबसाइट की देखरेख करेगा? लिखो 1200 केंद्र विद्यालय, 1200 केवी, 600 नवोदय, 600 नवोदय, 18,000 सीबीएसई स्कूल, 18,000 सीबीएसई स्कूल एक्सेट्रा इत्यादि का। इट विल लुक कॉन्टैक्ट टू 92 लाख टीचर्स, यह 92 लाख शिक्षकों से जुड़ा रहेगा। इट विल बी अटैच टू 92 लाख टीचर्स, यह 92 लाख शिक्षकों से जुड़ा रहेगा। एंड 26 करोड़ स्टूडेंट्स, और 26 करोड़ बच्चों से। एंड 26 करोड़ स्टूडेंट्स, और 26 करोड़ बच्चों से। अगली हेडिंग डालिए। केवल पोर्टल था ये एचआरडी का। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती बालावस्था स्वास्थ्य और शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल, केयर को देखभाल बोलते हैं, स्वास्थ्य नहीं। एंड एजुकेशन, एवं शिक्षा। इसके बारे में लिखिए क्या है ये। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। एंड वॉन्ट्स टू कवर 3 ईयर ऑफ प्री स्कूलिंग, और 3 वर्षों की प्री स्कूलिंग देखेगा। एंड वॉन्ट्स टू कवर 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग, और 3 वर्षों की प्री स्कूलिंग देखेगा बिफोर क्लास 1, पहली कक्षा से पहले। पहली कक्षा से पहले, बिफोर क्लास 1। कवर्स नर्सरी एंड आंगनवाड़ी, नर्सरी और आंगनवाड़ी देखेगा। छोटे बच्चों का है, स्कूल जाने से पहले जो व्यवस्था मिलेगी छोटे छोटे बच्चों को, एलकेजी यूकेजी, उस व्यवस्था को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डाला गया है, जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। नेक्स्ट, नेशनल योगा ओलंपियाड, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड, नेशनल योगा ओलंपियाड। कंपटीशन इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में प्रतियोगिता हुई। कंपटीशन इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में प्रतियोगिता हुई। किसने करवाई वो लिख लो, बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने करवाई। बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने करवाई। अभी अभी शुरू हुई है तो लिख लेना, स्टार्टेड फ्रॉम 2016, 2016 से शुरू है। उसी दिन होता है जो आने वाला 21 जून योग दिवस, ठीक है वो याद है ना, योग दिवस तो मत लिखना, 21 जून योग दिवस होता है।
नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस संस्थान। इसमें लिखिए क्या होते हैं एमिनेंस संस्थान। एमिनेंस संस्थान वो होते हैं जो यूजीसी अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड से भारत के टॉप 20 कॉलेजेस जब चुन लेता है तो उन 20 कॉलेजेस को क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ठीक है, दे आर टॉप 20 इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड बाय यूजीसी। ये शीर्ष 20 संस्थाएं होती हैं यूजीसी की बताई हुई। दे आर टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस रिकमेंडेड बाय यूजीसी। ये शीर्ष 20 संस्थाएं होती हैं यूजीसी की बताई हुई। लिख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, बीएचयू, जामिया मिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमृत विश्व विद्यापीठ, अमृत विश्व विद्यापीठ, क्या होता है अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बन जाता है, यूजी की तरफ से 1000 करोड़ रुपए सब में बराबर बंटते हैं। लिख लीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1000 करोड़ टू दीज इंस्टीट्यूशंस। सरकार इन्हें 1000 करोड़ रुपए अनुदान देती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स 1000 करोड़ टू दीज इंस्टीट्यूशंस। सरकार इन्हें 1000 करोड़ रुपए अनुदान देती है। फंडिंग मिल जाती है बस ऐसे। हाँ, ना ना ना, बटेंगे सब में 20 में उनके रैंकिंग के आधार पर। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। किसने लॉन्च किया, लिखिए। बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा, ब्रैकेट एचआरडी, टू सेव एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे, ताकि प्रतिदिन 1 लीटर जल की बचत हो। टू सेव एटलीस्ट 1 लीटर अ डे, ताकि प्रतिदिन 1 लीटर जल की बचत हो। बच्चों को सिखाना है कि हर दिन 1 लीटर की बचत उनको करनी ही करनी है। कनेक्ट 10 करोड़ स्टूडेंट्स, 10 करोड़ छात्रों से जुड़ेगा। जल के बारे में वैल्यू सिखाना, जल की कीमत बताना और टारगेट बनाना कि 1 लीटर हमें हर दिन बचाना चाहिए, वो सब। अगला, निष्ठा। निष्ठा फिर से लिखना, एचआरडी, बाय एचआरडी, एचआरडी के द्वारा। निष्ठा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। प्राथमिक स्तर पर सीखने की गुणवत्ता सुधारना। नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स, प्राथमिक स्तर पर सीखने की गुणवत्ता सुधारना का राष्ट्रीय मिशन। सीखने की गुणवत्ता सुधारने का राष्ट्रीय मिशन। लिखिए, ट्रेनिंग ऑफ 42 लाख टीचर्स, 42 लाख सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ 42 लाख गवर्नमेंट टीचर्स, 42 लाख सरकारी शिक्षकों की प्रशिक्षण
फ्रॉम केवी टू नवोदय स्कूल्स, केवी से लेकर नवोदय विद्यालयों के, फ्रॉम केवी टू नवोदय स्कूल्स, केवी से नवोदय विद्यालयों के, एंड सीबीएसई और सीबीएसई भी। निष्ठा कार्यक्रम बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है, ठीक है, ये याद रखना है, निष्ठा टीचर्स। इंपॉर्टेंट बिल आ गया, ये जो इसका नाम है इस बिल का, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर। वो 10% जो आया है रिजर्वेशन, वो टीचरों पर भी लागू हो, इसलिए ये अलग से बिल भी लाया गया। ओके, शिक्षकों के लिए जरूरत थी नहीं, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, उनके कानून अलग रखने के लिए ये बिल लाया गया है। लिख लो, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, ब्रैकेट, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, शिक्षा भर्ती में आरक्षण, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, शिक्षा भर्ती में आरक्षण, बिल 2019, विधेयक 2019, बिल 2019, विधेयक 2019, पूरा फीचर लिख लो। 10% रिजर्वेशन, 10% आर्थिक आरक्षण, 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन, ताकि शिक्षकों को भी 10% रिजर्वेशन का लाभ मिल सके, इसलिए। नेक्स्ट, क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता। इसमें लिखिए, एचआरडी लॉन्च्ड 5 डॉक्यूमेंट्स, एचआरडी ने 5 दस्तावेज बनाए हैं, लॉन्च किए, बनाए नहीं है, बनाए तो यूजीसी ने। एचआरडी लॉन्च्ड 5 डॉक्यूमेंट्स, एचआरडी ने 5 दस्तावेज जारी किए, डेवलप्ड बाय यूजीसी, जो यूजीसी ने बनाए, डेवलप्ड बाय यूजीसी, जो यूजीसी ने बनाए, फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी इन हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, फॉर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए। पांचों लिख लो, डॉक्यूमेंट के केवल नाम लिखने। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है सतत, SATAT, सतत। सतत का कार्य क्या रहेगा, लिख लेना, कैंपस डेवलपमेंट इन कॉलेजेस, कॉलेजों में कैंपस विकास। कैंपस किसको बोलते हैं कॉलेज में, कॉलेज कैंपस, ठीक है, कैंटीन आ गया, बिल्डिंग आ गई, और कैंपस में मेनली कौन आता है, बाहर की कंपनियां जो बच्चों को रिक्रूटमेंट देके अपनी यहाँ पे जॉब के लिए ले जाएगी, तो ये हो गया सतत। दूसरा, मूल्य प्रवाह, दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है मूल्य प्रवाह। इसमें लिख लो, अरे यार क्या हो सकता है, शिक्षा में मूल्य, एथिक्स, तो लिख लो एथिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नैतिकता, मोरल वैल्यूज या एथिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नैतिकता जोड़ना, क्योंकि हायर एजुकेशन में नैतिकता जैसा कुछ नहीं होता है। नैतिकता के नाम पे आपको MBBS में मिल जाएगा, जिसमें वो ओथ लेते हैं डॉक्टर, वो MBBS पूरी करने के बाद में शपथ लेते हैं कि हम इंसानों की मदद करेंगे वगैरह वगैरह, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो नैतिकता बस वो एक जगह दिखती है, इंजीनियरिंग में नहीं है, BA कुछ कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ होती है, पढ़ा कोई नहीं है ना, हम शपथ की बात कर रहे हैं कि नहीं, एक पीरियड होगा जिसमें नैतिकता और मूल्य पढ़ाए जाएंगे। अब वो पहले समझना जरूरी नहीं कि होता क्या है, और पढ़ाने वाले को भी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, तो इन फीड इन करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। तो मूल्य प्रवाह एक गाइडलाइन होगी किस तरीके से पढ़ाया जाए। अगला, गुरु दक्षता,
गुरु दक्षता, क्या होगा इसमें? दक्षिणा नहीं है, गुरु दक्षता है, लिख लो। गाइड फॉर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, नए शिक्षकों को जोड़ने के नियम। गाइड टू फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, नए शिक्षकों को जोड़ने के नियम। गुरु कितना दक्ष है वो देखने के लिए। अगला चौथा, हायर एजुकेशन क्वालिटी, उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और पांचवा, इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स, संकलित आंकड़ों में सुधार। इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स, संकलित आंकड़ों में सुधार। ठीक है, सब शिक्षा से जुड़ा हुआ लिखेंगे आज। अगला, एम सालुंखे पैनल, एम सालुंखे पैनल, एम सालुंखे पैनल, डैश लगा के लिख दो। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड परीक्षा। किसने ये पैनल बनाया होगा? यूजीसी ने ये पैनल बनवाया, इसके अध्यक्ष हो गए एमएम। तो इन्होंने यूजीसी को राय दी परीक्षाओं के मामले में कि परीक्षाएं कैसे लेनी चाहिए। तो इन्होंने सुझाव दे दिया ऑन डिमांड, जब बच्चे की इच्छा हो वो एग्जाम दे दे। ओके, अब बच्चे की इच्छा होगी नहीं कभी, तो पर परीक्षा कैसे लेंगे? तो लिख लेना, ऑन डिमांड एजुकेशन, समझ में आ गया ना? एग्जाम जब भी बच्चे की इच्छा हो तब एक परीक्षा ले लेनी चाहिए उसके। लिख लीजिए, स्टार्टिंग विद डिस्टेंस प्रोग्राम, यह डिस्टेंस योजना से शुरू होगा। स्टार्टिंग विथ डिस्टेंस प्रोग्राम, एक एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विथ डिस्टेंस प्रोग्राम, यह डिस्टेंस योजना से शुरू होगा, कॉमा, चेंज इन ग्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो, ग्रेडिंग व्यवस्था में भी बदलाव बताएं। चेंज इन ग्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो, ग्रेडिंग व्यवस्था में भी बदलाव बताए। पहला 3 चीजें बोली एमएम ने। पहली तो बच्चों की इच्छा के अनुसार एग्जामिनेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या बोल दिया? ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा सा बदलना चाहिए ताकि कम से कम फेल हो, वो वाली ग्रेडिंग सिस्टम होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा बच्चा जिसने किसी सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, दैट मीन्स 10th के बाद किसी ने मैथ्स ले ली, किसी ने बायोलॉजी ले ली, तो ग्रेजुएशन के लेवल पर वो अपनी स्पेशलाइज सब्जेक्ट को छोड़कर भी दूसरे कोर्स कर सकता है। मतलब किसी ने कॉमर्स नहीं लिया था, बायोलॉजी लिया था, लेकिन वो बीबीए करने की सोच रहा है, तो उसको करने देना चाहिए, या कॉमर्स का कोई भी एक बैकग्राउंड कर देना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल बेतुकी सी बातें हो गई, ये नहीं हो सकता। अब आपने बायोलॉजी ली और आप चाह रहे हो मैं बीटेक करूंगा, तो उसके लिए तो 11वीं 12वीं की मैथ्स पढ़ना जरूरी थी। ठीक है, तो ये एक और लिख लो, फ्रीडम टू चूज कोर्स बियॉन्ड देयर स्पेशलाइजेशन, विशेष विषय के अलावा भी दूसरे कोर्स चुनने के अवसर दो। फ्रीडम टू ऑप्ट या फ्रीडम टू चूज कोर्स बियॉन्ड स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन, विशेष विषय के अलावा भी दूसरे कोर्स चुनने की आजादी। ये इंपॉर्टेंट आ गया, लिखिए, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। ये सूचकांक एक ही बनाएगा, लिखा बाय नीति आयोग, नीति द्वारा इन्होंने अब सूचकांक बनाए हैं। लिख लीजिए क्या क्या हुआ सूचकांक में। लार्ज स्टेट्स, बड़े राज्यों में टॉप कौन रहेगा? कौन सा राज्य रहेगा टॉप शिक्षा में? केरल।
केरल टॉप, केरल के बाद कौन आया, लिखो राजस्थान और फिर कर्नाटक। केरल, राजस्थान, कर्नाटक स्कूली शिक्षा में टॉप है। लास्ट, लास्ट कौन होना चाहिए, यूपी। बिहार को कितना गलत समझते हैं अपन। छोटे राज्य, अब छोटे राज्य में लिखो, मणिपुर टॉप, अरुणाचल लो। मणिपुर टॉप, अरुणाचल लो। फिर लिखिए यूटी, चंडीगढ़ टॉप, लक्षद्वीप लो। चंडीगढ़ प्रथम, लक्षद्वीप अंतिम। फिर लिख लो एक लाइन, हरियाणा, मेघालय एंड दमन दीव। अगली लाइन में हरियाणा, मेघालय और दमन दीव फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट में तीव्र वृद्धि, शिक्षा को लेकर तीव्र वृद्धि। हरियाणा, दमन दीव, मेघालय। चलिए अब एक फिर से एक बिल की बात होगी शिक्षा से जुड़े हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019। स्कूल के अलावा, कॉलेजेस के अलावा डिजाइन के भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, 3 बनेंगे इस संशोधन से। लिखिए 4 डिजाइन इंस्टीट्यूट्स विल बी मेड, 4 डिजाइन संस्थान बनेंगे इन आंध्र, मध्य, आसाम, हरियाणा। आंध्र, एमपी, आसाम, हरियाणा में। एंड विल बी रजिस्टर्ड अंडर, और इनका पंजीकरण होगा, एंड विल बी रजिस्टर्ड अंडर, और इनका पंजीकरण होगा अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम से। अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम से 1860, 1860। जितनी भी सोसाइटी होती है वो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। ये डेट याद रख लेना, आसान है डेट, 1860। ठीक है, नेक्स्ट। और ये तो बड़ा खतरनाक। 2008 में भारत ने एक बार एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था जिसका नाम है पीसा। भारत से बच्चे गए, सब फेल हो गए। तो फिर 2021 में पीसा का नया रूल आया कि अब फिर से पीसा होने वाला है, भारत के सबसे टॉप बच्चे भेजो। तो भारत ने मना कर दिया, हमको नहीं भेजना। फिर बाद में भारत ने सोचा कि नहीं, पुरानी बात हो गई है, 2008 था, अब तक तो अच्छा हो गया होगा, तो अब मान गया। तो भारत अब बच्चों को भेजेगा। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हर जगह के टॉप बच्चे आएंगे स्कूलों के, और 2 घंटे का पेपर होगा। कहाँ होगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लंदन वगैरह में होगा। ओके, और फिर रैंकिंग निकलेगी पूरे देशों की कौन कितना अच्छा पढ़ता है। ठीक है, 2008 में फेल हो गए थे अपन, मतलब रैंक भी नहीं आई थी, फेल। ओके, और सरकार ने तैयार करके भेजा था, केंद्र विद्यालय से, नवोदय से, सब बच्चों को भेजा, सब फ्लॉप निकला। लिख लीजिए पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। पीसा का फुल फॉर्म भी लिख लेना, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, PISA, पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। लिख लीजिए HRD इज प्रिपेयरिंग फॉर पीसा, HRD पीसा की तैयारी कर रहा है, विच विल हेल्ड इन 2021, जो 2021 में होगी।
अर्लियर इट पार्टिसिपेटेड इन 2009, पहले यह 2009, पहले इसने 2009 में भाग लिया था। पार्टिसिपेटेड इन 2009, पहले इसने 2009 में भाग लिया था, फुल स्टॉप। पीसा स्टार्टेड इन 2000, पीसा की शुरुआत 2000 में हुई। अब इस पीसा को कौन कंडक्ट करवाता है, लिखना, कंडक्टेड बाय ओईसीडी नेशंस। ओईसीडी देश करवाते हैं, दूसरे गरीब देशों को नीचा दिखाने के लिए। अब ओईसीडी कौन, ओईसीडी में कितने होते हैं देश, 36 देश, कल लिखा था हमने ओईसीडी। और वो 36 देश कौन है, विकसित, ठीक। तो ये ओईसीडी वाले पीसा करवाते हैं। लिख लीजिए क्राइटेरिया, 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, 15 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। बस वही 3 चीजें पूछेंगे, साइंस, मैथ्स और रीडिंग, ठीक है। पढ़ा कैसे जाता है, मैथ्स कितनी अच्छी आती है और विज्ञान में कितना अच्छा है, जीके में तो सभी अच्छे हैं, वो बाहर, ये चीज है। अगला काफी बार डिस्कस किया, लीप प्रोग्राम, शिक्षा या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए लीप योजना शुरू की थी एचआरडी ने। लिख लो लीप का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, लीडरशिप फॉर एकेडमिक्स या एकेडमिकन्स प्रोग्राम, लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम, शॉर्ट में बोलते हैं लीप का मतलब होता है छलांग। लिख लीजिए एचआरडी प्रोग्राम, एचआरडी का प्रोग्राम है फ्रॉम 2019 से। किसके अंडर चलता है ये कार्यक्रम, तो एक और योजना है एचआरडी की जिसके अंडर लीप चलता है, अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, राष्ट्रीय मिशन शिक्षकों और शिक्षा से जुड़ा है। नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, राष्ट्रीय मिशन शिक्षक और शिक्षण से जुड़ा है। टीचर्स एंड टीचिंग, शिक्षक और शिक्षण से जुड़ा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा, PMMM NMTT, PMMM NMTT। क्या होता है लीप में, लिखिए, ट्रेनिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूट टीचर्स, उच्च शिक्षण शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीचर, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का प्रशिक्षण, टोटल 15 केसेस। कितने शिक्षण संस्थान होंगे, कुल 15, टोटल 15। कुछ एक लिख लीजिए, BHU, जामिया मिया IIT, BHU, जामिया और IIT जैसे। अब इसमें एलिजिबिलिटी कितनी होगी वो लिखिए, कितने लेवल के लोगों के प्रशिक्षण चलेंगे। प्रोफेसर एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, वे प्रोफेसर जिन्हें 8 साल का अनुभव हो। प्रोफेसर विथ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वे प्रोफेसर जिन्हें 8 वर्ष का अनुभव हो, कॉमा, और 3 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, या 3 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, और 3 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, या 3 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।
अगला, अगली हेडिंग लिखो, शुद्ध शुद्धि। शुद्ध शुद्धि, लिखिए इसमें, एचआरडी लॉन्च्ड पीडीएस शुद्ध शुद्धि। एचआरडी ने पीडीएस शुद्ध शुद्धि जारी किया। एचआरडी लॉन्च्ड पीडीएस शुद्ध शुद्धि, पीडीएस शुद्ध शुद्धि जारी किया। पीडीएस का फुल फॉर्म लिखिए, प्लेगियरिज्म, PLAGIARISM, प्लेगियरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर। प्लेगियरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूजीसी, जो यूजीसी ने बनवाया है। डेवलप्ड बाय यूजीसी, जो यूजीसी ने बनवाया है। अब प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षण संस्थान की कोई पुस्तक जो होती है, सरकारी संस्थान में जो प्रोफेसर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, या जो पीएचडी लेवल पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पीएचडी में क्या करना पड़ता है, अपने थीसिस लिखने पड़ते हैं, वो कॉपी नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। लिख लीजिए, प्लेगियरिज्म का मतलब कैन नॉट कॉपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कंटेंट। सरकारी संस्थानों की सामग्री चोरी होने से रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ रखी है पहले से ही, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। देख लेते हैं, लिखो, उच्च शिक्षा सर्वे। हमने पढ़ रखा है ये, एनरोलमेंट रेशियो 26.3%। तो ये वही वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग पॉइंट्स के साथ। उच्च शिक्षा सर्वे, सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है एश, AISHE, AISHE। सर्वे में लिख लो आप, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज, सबसे ज्यादा कॉलेज यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा। अगला पॉइंट इसी में, बेंगलोर हैज 880 कॉलेजेस। बेंगलोर में 880 कॉलेज हैं। भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज बेंगलोर में। राज्य बोलोगे तो यूपी में, जिला बोलोगे तो बेंगलोर में। 880, 880 कॉलेजेस। 60% कॉलेजेस आर इन रूरल, 60% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में। 11% कॉलेजेस फॉर वुमेन, 11% कॉलेज महिलाओं के लिए हैं। 78% कॉलेज प्राइवेट, 78% कॉलेज प्राइवेट है। आई डोंट थिंक GR लिखने की जरूरत है, हमने लिख रखा है पहले ही, तो हम नहीं लिखेंगे। GR 26.3% है। उसमें अगर आप ST SC को देख लोगे तो शेड्यूल कास्ट 23% और ST 17% है। ठीक है, हाँ एक और लिख लो, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा विदेशी छात्र, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र कहां से आते होंगे? अमेरिका यूरोप से तो आएंगे नहीं, नेपाल, नेपाल से सबसे ज्यादा विदेशी छात्र, नेपाल से। चलो
अब अगले पे आ जाते हैं, ये खत्म। ईयरली रिवीजन में देखते हैं कि क्या है नया। इसमें हम शिक्षा में तो में नहीं चल रहे थे, इकोनॉमिक्स में चल रहे थे। ठीक है, खतरनाक खतरनाक चीजें चल रही है इसके अंदर। हमने पढ़ लिया था आखिरी बार, बीमा मार्केटिंग हेतु नए मापदंड, विदेशी संप्रभु बॉन्ड, इंजेती श्रीनिवास समिति, कृषि में महिलाओं की भागीदारी, मधुमक्खी पालन को तो पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद और भी पढ़ा था आगे, भुगतान संबंधी डेटा, वो आरबीआई वगैरह ने बोला था कि बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पढ़ा नहीं था, ये कंटिन्यू कर लेते हैं। आरबीआई पे आ जाइए अब। अगली हेडिंग, भुगतान संबंधित डेटा, पेमेंट ट्रांजैक्शन डेटा, भुगतान संबंधित डेटा, पेमेंट ट्रांजैक्शन डेटा। लिख लो। आरबीआई ने कहा है कि यह डेटा भारत में ही रहे। आरबीआई ने कहा है कि यह डेटा भारत में ही रहे और यदि बाहर भेजना जरूरी हो तो आरबीआई की अनुमति लगे। और यदि बाहर भेजना जरूरी हो तो आरबीआई की अनुमति लगे। डेटा मिररिंग भी शुरू की जाए। डेटा मिरर यानी कांच, डेटा मिररिंग भी शुरू की जाए। मतलब ये कि ऐसा मत करो कि जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं बैंकों में, आपके मोबाइल से बैंक में, खरीदने वाले सामने वाले व्यक्ति से, किसी के अकाउंट से, आपके अकाउंट से जुड़ता हुआ ट्रांजैक्शन, ये सारे डेटा भारत में रहना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती भी है कि बाहर भेजना पड़ेगा किसी काम से, तो पहले आरबीआई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बात ट्रांजैक्शन की हो रही, बात बैंकों के ट्रांजैक्शन की हो रही है, आपके खाते की हो रही है, तो डिटेल्स बाहर नहीं पहुंचा सकते। प्लस अगर बाहर भेजना भी पड़े या यहां पर रखना भी पड़े, दोनों केस में क्या करना चाहिए? डेटा मिररिंग। डेटा मिररिंग मतलब डेटा की कॉपी बना के आरबीआई को देके रखो। ठीक है, एक डेटा जो कंपनियों के पास रहेगा, बैंकिंग कंपनियों के पास रहेगा, एनबीएफसी के पास रहेगा, दूसरा पूरा उसकी कॉपी पूरी की पूरी आरबीआई के पास रहेगी। ठीक, तो डेटा मिररिंग का मतलब तो समझते हो ना, अपन लिखेंगे नहीं। अगला, अगली हेडिंग डालिए, सिल्क से जुड़ा है। सिल्क समग्र योजना, इंटीग्रेटेड सिल्क स्कीम, सिल्क समग्र योजना, इंटीग्रेटेड सिल्क स्कीम। लिखिए, फ्रॉम 2017 टू 20, 17 से 20, ये योजना 3 साल की है, 4 साल, 2017 से 20। वही बेसिक चीजें रहेंगी, लिख लीजिए। बीज संगठन बनाना, गुणवत्ता बढ़ाना, ब्रांड बनाना, बाजारों का विकास। ब्रांड बनाना, बाजारों का विकास। अब सिल्क सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में उगता है भारत में? उत्तर पश्चिम। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन। उस उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 38 सीरीकल्चर परियोजनाएं शुरू होंगी। उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ ईस्ट में 38 सीरीकल्चर यानी सिल्क उत्पादन को सीरीकल्चर बोलते हैं, की योजनाएं या परियोजनाएं शुरू होंगी। कुल 38 शुरू होंगी। बस ये है, सिल्क से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा इसमें, सुरजीत भल्ला समिति। सुरजीत भल्ला समिति फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वित्त विभाग ने व्यापार और नीति के विकास के लिए, व्यापार और नीति या व्यापार की नीति के विकास के लिए
यह समिति बनाई, व्यापार नीति विकास के लिए यह समिति बनाई। इसने एलिफेंट बॉन्ड जारी करने के निर्देश दे दिए। निर्देश तो क्या देगी, सिफारिश देगी। इसने एलिफेंट बॉन्ड जारी करने के सिफारिश दी कि भारत में अब एलिफेंट बॉन्ड बनने चाहिए। लिख लो एलिफेंट बॉन्ड क्या होता है। एलिफेंट बॉन्ड खतरनाक चीज होती है एकदम ही। आपके पास ब्लैक मनी है, अभी तो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की ना कि काला धन अगर है तो बता दो, और उसका जो भी टैक्स लगेगा 30% हमको दे देना, बाकी तुम्हारा हो जाएगा पूरा वाइट। ठीक है, तो कोई बताता भी नहीं है क्योंकि वो लगता है डर कि ये योजना बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं है कहीं। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर ब्लैक मनी आती है या शो करता है कोई व्यक्ति, तो उसका आधा पैसा किस में जारी करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ब्लैक बॉन्ड में, एलिफेंट बॉन्ड में। और एलिफेंट बॉन्ड जो होता है ना, उसकी अवधि होती है 25 साल। मतलब वो पैसे देकर आपने एलिफेंट बॉन्ड खरीद लिया तो वो 25 साल तक आप उसको ओपन नहीं करवा सकते, उस पैसे को, वो बढ़ता जाएगा। ओके, ये फायदा मिलेगा। तो इससे क्या फायदा मिलेगा सरकार को? सरकार को 25 साल के लिए पैसे मिल गए हैं। अब बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म की जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिनमें बहुत साल लगते हैं, डैम, ब्रिज, ये वो, उसमें पैसे मिल जाएंगे, फायदा मिलेगा। एलिफेंट बॉन्ड के बारे में लिख ही लो आप। 25 साल में परिपक्व होता है, 25 साल में परिपक्व होता है, कॉमा, अघोषित आय बताने वाले लोग, अघोषित आय बताने वाले लोगों को अपना 50% निवेश करना होगा। अपना 50% यानी अघोषित आय का 50% यहां निवेश करना होगा। बाध्य होंगे मतलब कानून से। इसका इस्तेमाल अवसंरचनाओं में होगा। इस धन का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा या अवसंरचना में होगा। तो ये सुरजीत भल्ला समिति ने पहली चीज बोली। क्या बोली? एलिफेंट बॉन्ड। एलिफेंट बॉन्ड सुरजीत भल्ला से जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। एलिफेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी ध्यान रखिएगा। दूसरी सिफारिश क्या लिखी, लिख लो एलिफेंट बॉन्ड के बाद। एफटीए, एफटीए क्या होता है? दो देश जब व्यापार समझौता करते तो उसको एफटीए बोलते हैं ना, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सुरजीत भल्ला ने यह बोला कि जब भी भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार समझौता करे तो उससे पहले भारत के एमएसएमई सेक्टर से पहले पूछ लें, क्योंकि उसका असर एमएसएमई में आ सकता है। जितनी भी निर्यात होते हैं उसका लगभग 47% तो एमएसएमई सेक्टर से आता है, बाकी बड़े फड़े आ जाते हैं फिर। ओके, तो ये दूसरी सिफारिश है, लिखिए। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते वक्त, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते वक्त सरकार एमएसएमई से पूछे, सरकार एमएसएमई से पहले पूछ ले। ठीक है, पूछे मतलब उनको बताए कि देखो हम हस्ताक्षर कर रहे हैं तो वहां की कंपनी यहां आएगी, तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। एमएसएमई को अगर फायदा नहीं लगता है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, हमको इससे फायदा नहीं मिलेगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा वो। और तीसरी बात सुरजीत भल्ला ने कही एग्जिम बैंक के बारे में, लिख लो एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है एग्जिम का? EX और IM। EX से क्या होगा और IM से क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्जिम बैंक उसी तो कहते हैं, आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक होता है। तो इसमें लिख लीजिए 2022 तक 20,000 करोड़ की राशि बढ़ानी होगी। 2022 तक 20,000 करोड़ की राशि बढ़ानी होगी।
और आखिरी चीज इन्होंने बोली 2025 तक निर्यात दुगने हो जाएंगे। 2025 तक निर्यात दुगने हो जाएंगे। एग्जिम बैंक वाले में ही इन्होंने ऐसा बोला कि अगर ऐसा हुआ 20,000 करोड़ रुपए एग्जिम बैंक में बढ़ गए तो आयात भारत का निर्यात जो होगा वो डबल हो जाएगा 2025 तक। ये सुरजीत भल्ला। अगली कमेटी का नाम लिखेंगे नंदन नीलेकणी समिति। नंदन नीलेकणी समिति आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल भुगतान बढ़ावा करने के लिए या डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए। लोगों में आदत आ जाए कि लोग कैश की जगह डिजिटल फोन पे, पेटीएम, भीम ये सब ऐप ज्यादा यूज करें ताकि रिकॉर्ड कैशलेस रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। उसके लिए ये कमेटी बनाई। क्या क्या बोला इन्होंने, सिफारिश क्या दे सकते हैं ये, अगर डिजिटल भुगतान बढ़ाना है यानी लोग नोट की जगह कैशलेस ज्यादा पैसा दें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब कैशलेस प्रोसेसिंग होती है तो उसमें जो बीच में एक छोटा सा चार्ज लगता है उसको हटा दो तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। बेचने वाला ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कि मेरे को पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा परसेंटेज मुझे बैंकिंग को देना पड़ता है क्योंकि वो अपना सर्विस टैक्स के रूप में वो चीजें काट लेते हैं। खत्म करो, बिल्कुल काटता है। तो लोगों ने बंद ही कर दिया। लिखिए डिजिटल भुगतान पर लगने वाला शुल्क हटना चाहिए। डिजिटल भुगतान पर लगने वाला शुल्क हटना चाहिए। दूसरा बात क्या कही इन्होंने, लिखी है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी समावेशी इंडेक्स सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन या आप हिंदी में लिख रहे हो तो लिख लो समावेशी सूचकांक। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा मर्चेंट डिस्काउंट रेट कम किया जाना चाहिए। मर्चेंट डिस्काउंट रेट कम किया जाना चाहिए। क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था पिछले साल, क्योंकि मेंस में उसने वो क्या होता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक वो पेमेंट है। देखो मैं दुकानदार हूं, आपने कुछ खरीदा मुझसे तो आपने पेमेंट ऑनलाइन दे दिया मुझे, ठीक। ऐसे करते करते हर दिन एक महीने तक बहुत सारे पेमेंट आते चले गए। वो पेमेंट बैंकिंग के पास है या फिर वो ट्रांजैक्शन मिडिल में अटका हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग की तरफ से कुछ शुल्क काट लिया जाता है, ठीक है। तो उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। कुल मिला के सिंपल सी बात यही है, आपने मुझे पैसा दिया, बीच में उस जिस माध्यम से आपने मुझे पैसा दिया था वो उस माध्यम ने ही क्या कर लिया, थोड़े पैसे काट लिए। ओके, तो वो जो पैसे कट रहे हैं उसको थोड़ा और कम किया जाना चाहिए। ओके, वो है, इसलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको। और क्या बोला, हाँ, आरटीजीएस और एनईएफटी में सुधार लाओ। आरटीजीएस और एनईएफटी में सुधार लाओ। आरटीजीएस का फुल फॉर्म ये पता होने चाहिए ये चीजें। हाँ, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस। और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये नंदन नीलेकणी की तरफ से कुछ राय आरबीआई को। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, लिखिए इसमें ये तो आपको पता है ना, इंश्योरेंस जो होता है ये किसके अधीन चलता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत। अब लिखिए आगे इसमें, सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान 6.5% से घटाकर 4% कर दिया। अंशदान 6.5% से घटाकर 4% कर दिया। जब जॉब लगती है तो जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है वो उसमें अंशदान करवाता है, यानी पेमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ परसेंट इंश्योरेंस के नाम पे नौकरी देने वाले को भी जोड़ने पड़ते हैं, और जिसको पैसा मिल रहा है उससे भी पैसे कट जाते हैं कुछ। ओके, इनको अंशदान बोला जाता है। आपकी जॉब लग गई, आपको 20,000 पेमेंट मिल रही है, ठीक है, आप बोलोगे मेरी पेमेंट तो 25,000 थी, तो आपका कुछ पीएफ में निकल जाएगा, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस में निकल जाएगा। तो ऐतिहासिक कदम क्या किया है? 6.5% अंशदान को क्या कर दिया? घटा के 4 कम किया है। लिख लो, नौकरी देने वाले का अंशदान 4.75 से घटाकर 3.25 किया। नौकरी देने वाले का अंशदान 4.75 यानी जितनी पेमेंट दे रहा है उसका 4.75 से घटाकर 3.25 किया। अब वो उसने तो पेमेंट दे दिया, अब किसको मिला पेमेंट? कर्मचारी को। तो कर्मचारी को जो पेमेंट मिलेगा उससे भी कटेगा, तो वो भी घटा दिया। कर्मचारी का अंशदान 1.75 से घटाकर 0.75 किया। कर्मचारी का अंशदान 1.75 से घटाकर 75 किया। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि बाकी का कैश मिलेगा ना, बाकी उनकी पेमेंट में आ जाएगा थोड़ा सा। इससे 3.5 करोड़ कर्मचारी और 13 लाख नियोक्ता लाभान्वित होंगे। इससे 3.5 करोड़ कर्मचारी और 13 लाख नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले को लाभ मिलेगा। तो ये अधिनियम में थोड़े से चेंजेस लाई है सरकार, प्रॉफिट देखते हुए। लास्ट आरबीआई का लिखिए, आरबीआई ऋण समाधान मानक, लोन सेटलमेंट स्टैंडर्ड, ऋण समाधान मानक, लोन स्टैंडर्ड या लोन सेटलमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी पूरी कहानी समझ लो। आरबीआई ने 3 स्टैंडर्ड बनाए हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है, कंपनी लोन लेती है और वो लोन नहीं दे पाती है 30 दिन के अंदर, तो SMA 0 बोलेंगे। 30 से 60 दिन के अंदर तो SMA 2 बोलेंगे। 60 से 90 दिन के अंदर तो क्या बोल देंगे? SMA 2। तो 0, 1, 2 SMA करके कैटेगरी बनाई है उन्होंने, वो पढ़ लेते हैं अपन। क्या हुआ था कि आरबीआई ने तो ये भी कोशिश की थी कि जब लोन का जो ईएमआई होता है, इंस्टॉलमेंट, उसके कटने का जो दिन होता है, मान लो आपने लोन लिया और हर महीने की 1 तारीख को कट रहा है, उस तारीख को अगर लोन नहीं कटा तो अगले ही दिन एनपीए मान लेंगे। आरबीआई ने ऐसे कानून बनाए थे। फिर वो आया सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या मौका भी नहीं देना चाहते उसको पैसे भरने का? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़ लेते हैं अपन।
लिखिए, यदि ऋण भुगतान में चूक हो जाए, यदि ऋण भुगतान में चूक हो जाए तो 30 दिनों के अंदर पता लगाना होगा, तो 30 दिनों के अंदर पता लगाना होगा पहले यह एक दिन था, और ऋण एनपीए बन जाता था। पहले यह एक दिन था और ऋण एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बन जाता था, किंतु एससी ने खारिज कर दिया। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इन नए रूल से होगा क्या, आरबीआई ने जो अभी बनाए, लिखो, इन नए मानकों से ₹2,000 करोड़ या उससे ऊपर के खातों के 2,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के ऋण खातों में यदि ऋण समस्या बनती है, यदि ऋण समस्या बनती है तो 3 प्रावधानों के तहत समाधान होंगे। तो 3 प्रावधानों के तहत समाधान होंगे। तो बात 2,000 करोड़ से ऊपर की हो रही है। लिखिए, पहला SMA 0, SMA 0, इसमें लिख लीजिए, कोई व्यक्ति या कंपनी 0 से 30 दिनों के भीतर, 0 से 30 दिनों के भीतर ऋण और ब्याज चुकाने में विफल रहता है, ऋण और ब्याज चुकाने में विफल रहता है, तो उस पर डिफॉल्टर और दिवालिया कानून लागू होंगे। 0 से 30 दिन तक ब्याज या मूलधन चुकाने में असफल रहता है, विफल रहता है, तो उस पर कौन सा कानून लग जाएगा, लगा सकती है आरबीआई? डिफॉल्टर एवं दिवालिया कानून लगेगा। छोटा कानून है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब प्रॉब्लम आगे होगी। दूसरा SMA 1, SMA 1 में लिख लो 31 से 60 दिन, आईबीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी। आईबीसी, आईबीसी जैसे आईपीसी होता है ना, वैसे आईबीसी होता है। पुलिस के लिए आईपीसी रहेगा, बैंकों के लिए आईबीसी होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसके तहत कार्यवाही होगी। फिर अगला लिखो, अब इसके दिन बढ़ गए मान लो, SMA 2, तीसरी श्रेणी है SMA 2, 61 से 90 दिन, 61 से 90 दिन मुकदमा NCLT में चलेगा, मुकदमा NCLT में चलेगा। कंपनी अधिनियम कब आया नया वाला? 2013 में। तो इस कंपनी अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण बनाया गया है NCLT, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो सकता है? नेशनल, कंपनी है तो कंपनी,
एल से क्या होगा, टी से तो ट्रिब्यूनल होगा, प्राधिकरण, लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण। इतना टाइम हो गया तो यहां मुकदमा चलेगा। प्राधिकरण का मतलब कोर्ट होता है जो विशेष चीजों के लिए बनाए जाते हैं। तो कंपनियों के मुकदमे के लिए जो कोर्ट होता है भारत में वो एनसीएलटी होता है, जो किसके तहत बना है, कंपनी कानून 2013 के तहत बना है। ठीक है, ये भी हो गया। जून जुलाई हमने स्टार्ट किया था, जुलाई स्टार्ट किया था। जुलाई में हमने कल पढ़ा था, सब पढ़ रखा था हमने, तो वो अमेंडमेंट आरटीआई, ठीक है, सूचना आयोग की पेमेंट कितनी किसके बराबर कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी गई है। फिर अब हमने पढ़ा था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। हमने बस फर्क देख लिया था कि पुराना अधिनियम 1993 का और नया अधिनियम 2019 का में फर्क क्या है। तो उधर 5 साल की नौकरी होती थी, अब 3 साल की है। उधर वापस से नौकरी लग जाती थी, यहाँ पे वापस से नहीं लगेगी, लेकिन 3 साल के लिए रिपीट हो सकती है, वो सब पढ़ा था। सदस्य कितने रहेंगे, तो वो 2 से अब कितने हो गए, 3 हो गए, वो सब पढ़ रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय जल विवाद विधेयक, पढ़ रखा हमने पहले भी बहुत सी बार। लेकिन संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद आता है इसके अंदर, 262 के तहत सरकार कोई भी कानून बना सकती है, निर्णय दे सकती है। संसदीय स्थायी समितियां काफी बार पढ़ चुके हैं हम। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पढ़ लिया था हमने। इसके बाद में भारत में निशुल्क विधिक सहायता हो गई थी। आर्बिट्रेशन पहले भी पढ़ चुके हैं हम, सब रिपीट हो रहा है वापस, सब पढ़ चुके हैं हम। डिमांड फॉर लोकल जॉब्स इन कोटा, सबसे ज्यादा लोकल जॉब कोटा कौन से राज्य को दिया गया है, आंध्र प्रदेश। एमपी ने कोशिश की थी कितने प्रतिशत देने की, 70, ठीक है, लोकल जॉब्स पे कोटा, वो पढ़ लिया था। फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमने आरसीईपी समझा था, यानी आसियान प्लस 6 देश मिलके आरसीईपी बनाते हैं। ओके, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं वो देख लिए थे। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है। अफगान पीस प्रोसेस, अफगान सुलह प्रक्रिया, अफगान पीस प्रोसेस, अफगान सुलह प्रक्रिया। भारत द्वारा 3 रेड लाइनें जारी की गई। भारत द्वारा 3 रेड लाइन जारी की गई। अफगानिस्तान का मामला पता ही है ना अपन को थोड़ा बहुत। अफगानिस्तान में तो पहले रशिया पहुंचा ताकि वहां साम्यवाद आ जाए, उसके बाद में रशिया खुद ढह गया तो अफगानिस्तान से पीछे चला गया। तो अफगानिस्तान में जो लड़ाकू थे तालिबानी, वो फ्री हो गए, तो अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। उनको बचाने उनसे बचाने के लिए फिर अमेरिका कूद पड़ा हमेशा हमेशा के लिए, और 14,000 30,000 35,000 सैनिक छोड़ दिए। भारत में परमिशन मांगी थी बेस बनाने के लिए, नहीं मिला। बेस फिर पाकिस्तान में बनाया अमेरिका ने, फिर अफगानिस्तान में भी बनाया, तो मामला पूरा चलता रहा। फिर उसके बाद में ओसामा बिन लादेन वाला मामला 26/11 नहीं 9/11 के बाद में, 9/11 के बाद में पूरे मामले चलते रहे। अब सिचुएशन ये हो गई है कि अमेरिका तालिबानियों से बात कर रहा है, सेना हटाने की बात हो रही है। अब जो राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, वो बात करना चाह रहे हैं तालिबानियों से कि सब सेटल कर दें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि पूरे अफगानिस्तान का आधा ही हिस्सा आर्मी के पास है, बाकी का तालिबान। तो पाकिस्तान जैसी स्थिति रहती है वहां पे भी, कुछ ज्यादा फर्क तो रहता नहीं है। तो अब बातें शुरू हो रही हैं कि सब अपन सेटलमेंट कर लेते हैं और सब शांत कर देते हैं, ठीक। तो तालिबानियों से बात होगी, और तालिबानियों से बात कौन करेगा, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। लेकिन तालिबानियों ने बोला हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक अमेरिका के सैनिक यहां से जाते नहीं है। तो अमेरिका मान रहा है कि ठीक है हम
ले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। इतिहास लिख लेते हैं। 1979 में सोवियत ने आक्रमण किया। 1979 में सोवियत ने आक्रमण किया था। 1989 में वापसी हुई। 1989 में वापसी हुई, यानी सोवियत ढह गया था तो वापस चला गया। तालिबान को सत्ता 1996 में मिली। तालिबान को सत्ता 1996 में मिली और 2001 में छीन ली गई अमेरिका के द्वारा। और 2001 में छीन ली गई अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका अलग अकेले थोड़ा ना जाता है, वो सबको लेके जाता है। तो अमेरिका के ने जो गुट बनाया था रूस के खिलाफ, उसको क्या बोला गया? एक तो वॉर्सो की संधि जो रशिया ने बनाई थी कि भैया वॉर्सो में सब मेरे मित्र देश साथ में रहेंगे, तो वो देखकर अमेरिका ने क्या बनाया था? नेटो। ठीक है, तो नेटो के सारे सैनिक यहाँ थे। तो नेटो की वजह से तालिबानी का राज 2001 में समाप्त हो गया। लिखिए 2011 में नेटो बलों की वापसी शुरू हुई। 2011 में नेटो बलों की वापसी शुरू हुई और तालिबान फिर से तीव्र हो गया। और तालिबान फिर से तीव्र हो गया। आतंकवाद की स्थिति को संभालने के लिए, आतंकवाद की स्थिति को संभालने के लिए 2016 में 4 देशों ने 2016 में 4 देशों ने 4 देश कौन से? अमेरिका, ये किसका झंडा है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यूएसए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने चतुर्भुज समन्वय समूह बनाया, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया। चतुर्भुज समन्वय समूह बनाया, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया। इसके बाद काबुल प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद काबुल प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हुई। शांति और सुरक्षा के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा, राष्ट्रपति अशरफ गनी के द्वारा किंतु तालिबान ने वार्ता करने से मना कर दिया। किंतु तालिबान ने बात करने से मना कर दिया जब तक अमेरिकी सैनिक लौट नहीं जाते। अगली हेडिंग लिखो इसी में, इस शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका। बस ये शांति की प्रक्रिया जो है, इसी में भारत ने कितनी क्या लाइन बनाई है? रेड लाइन। समझ गए? आपने सबसे ऊपर यही लिखा है ना सबसे पहले, ये रेड लाइंस क्या है, भारत क्या बोल रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार कैसी बननी चाहिए, अफगानिस्तान में लोगों की सुनी जानी चाहिए। तो वो 3 रेड लाइन क्या है लिखिए। भारत के अनुसार रेड लाइन है
पहली, अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार बने। अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार बने जिसमें सभी अफगानी वर्ग शामिल हों, जिसमें सभी अफगानी वर्ग शामिल हों। दूसरी रेड लाइन लिखो, संवैधानिक विरासत का सम्मान होना चाहिए। संवैधानिक विरासत का सम्मान होना चाहिए जिसमें महिलाएं और मानवाधिकार भी हों। संवैधानिक विरासत का सम्मान हो जिसमें महिला या मानव अधिकार भी हों। तीसरी रेड लाइन, ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना, ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना जिससे आतंकवाद पुनर्स्थापित हो जाए, जिससे आतंकवाद पुनर्स्थापित हो जाए। भारत तो बोलेगा ही, पड़ोसी देश है, तो आतंकवाद वहां बढ़ेगा तो उसका असर कश्मीर में जरूर दिखेगा। ये तीन बातें बोली इंडिया ने कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हमारी तरफ से ये तीन रेड लाइन है, जो भी करो इसको देख कर करो। तो चार बोलेंगे कि तुम क्यों बोल रहे हो, बोले मेरा पड़ोसी है इसलिए। तो ये तीन चार चीजें, प्लस इससे मेरा क्या फायदा होगा इंडिया का, आतंकवाद खत्म होगा, भूमि बड़ी उपजाऊ होती है अफगानिस्तान की, तो वहां से मिनरल्स, खेत, वो सब काम आ जाएंगे। रबर वगैरह भी बनने लगा है आजकल अफगानिस्तान में। लिख लीजिए, भारत को फायदा। भारत से कृषि मशीनें, रबर और दवाइयां, भारत से कृषि मशीनें, रबर और दवाइयां का निर्यात बढ़ेगा, कॉमा, कीमती मिट्टी कॉमा धातु प्राप्त होंगे, कीमती मिट्टी कॉमा धातु प्राप्त होंगे। ये हो गया मामला। दिस इज नेटो। चलो अब अगले पे आ जाते हैं, अगली हेडिंग। नेटो तो समझ में आ गया ना आपको क्या होता है। नेटो कौन बनाता है, अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देश, क्योंकि पूर्वी देश कहाँ चले जाते हैं, वॉर्सो। अब वॉर्सो तो कुछ बचा ही नहीं, नेटो बना था वॉर्सो के खिलाफ, रूस के खिलाफ, रूस खुद ही नहीं बचा, तो वॉर्सो किस बात का। तो नेटो ने अपना ध्यान रूस से कहाँ दे दिया, विश्व शांति और आतंकवाद के खिलाफ। अभी हाल ही में नेटो के सदस्य के रूप में तो नहीं, लेकिन नेटो को जो समर्थन देता है उसके रूप में भारत का नाम आया है। लिख लो, भारत को नेटो का सहयोगी का दर्जा मिला, भारत को नेटो के सहयोगी का दर्जा मिला। भारत को नेटो के सहयोगी का दर्जा मिला। कौन देता है यह दर्जा, लिख लो, अमेरिकी सीनेट ने कानून बनाकर दिया। अमेरिकी सेनेट यानी वहां का लोकसभा, अमेरिकी सेनेट ने कानून बनाकर दिया। यह समान दर्जा कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी प्राप्त है। यह समान दर्जा यानी सहयोगी का दर्जा कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी प्राप्त है। मतलब दर्जा दे दिया कि नेटो का सहयोगी है, उस जिस लेवल के हम सहयोगी हैं उसी लेवल के जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं सहयोगी, सदस्य नहीं है, सहयोगी हैं।
उस सहयोगी में एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी नेटो का सहयोगी है, लेकिन उसका दर्जा कम कर दिया है अभी अभी अमेरिका ने, कि तेरा दर्जा कम है। क्यों कम है? क्योंकि नेटो आतंकवाद के खिलाफ काम करता है और तू फंडिंग में उधर करता है, तो तू किस बात का सहयोगी, तो तेरा दर्जा कम कर देंगे। नेटो के बारे में लिखिए, अमेरिका और यूरोप के 29 देशों से बना। नेटो अमेरिका और यूरोप के 29 देशों से बना है 1949 में। 1949 में विश्व युद्ध के 4 साल बाद तनाव चालू हो गया था, क्योंकि वो पावर की रेस शुरू हो गई थी ना अमेरिका और रूस के बीच में, उसकी वजह से। कैसे बना लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा, उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा, उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा। इसका लक्ष्य वॉर्सो के खिलाफ था। इसका लक्ष्य वॉर्सो रूस के खिलाफ था, किंतु अब आतंकवाद के खिलाफ है। विश्व शांति या आतंकवाद के खिलाफ है। अब लिखिए, भारत के लिए लाभ। भारत को यह दर्जा मिला है तो भारत को क्या फायदा मिलेगा? भारत के लिए लाभ, भारत की रक्षा बढ़ेगी। नेटो में क्या होता है, ये 29 देश जो है ना और सहयोगी जो हैं, किसी एक देश ने किसी इन 29 में से एक पर भी हमला किया तो सारे 29 टूट पड़ेंगे। ये है नेटो की ताकत। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो भारत अब इसका सदस्य तो नहीं है, लेकिन समर्थक जरूर है। तो फायदा क्या होगा, भारत की सिक्योरिटी थोड़ी सी क्या होगी, पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि चीन नहीं है इसमें। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है और चीन पर भी। कॉमा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। अब अगला लिखो, नेटो की चुनौती। नेटो की किस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा जूझता है? नेटो की चुनौतियां। पहली चुनौती है, लिख लो, यूएसए और रूस के संघर्ष। दूसरी चुनौती लिखिए, चीन का विस्तार। तीसरा, अमेरिका की उत्सुकता। अमेरिका की उत्सुकता। वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि नेटो को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है और अब उसकी फंडिंग भी मैं कम कर दूंगा, नेटो की पैसे मिलना कम हो जाएंगे। ये हो गए इसकी चुनौतियां। ठीक है, अब लिखिए, नेटो और पाकिस्तान संबंध। नेटो और पाकिस्तान संबंध। नेटो और भारत तो लिख लिए, अब पाकिस्तान भी देख लेते हैं। पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्राप्त है। पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्राप्त है, किंतु 2017 में ओसामा को शरण देने के लिए, किंतु 2017 में ओसामा को शरण देने के लिए दर्जा कम कर दिया।
और 1.66 बिलियन डॉलर की सहायता भी रद्द कर दी, और 1.66 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता भी रद्द कर दी। पाकिस्तान को इतने पैसे मिलने वाले थे। पाकिस्तान का फंडा मालूम है ना, खुद ही आतंकवाद बढ़ाता है, उसके बाद में इधर उधर बम धमाके करवाता है, और फिर अमेरिका को डराता है कि वापस आतंकवाद आ गया, पैसे दो। तो अब अमेरिका को समझ में आ गया वो सब कुछ, ये मैंने बता रखा है पहले भी कि पाकिस्तान ऐसे ही करता है। तो कैंसिल हो गया पेमेंट, 10 दर्जा भी कम हो गया। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। चलिए ये हो गया खत्म, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत और यूके के संबंध। भारत और यूनाइटेड किंगडम, ये इनको कुछ हो भी गया था ना। हाँ, बोरिस। भारत और यूके के संबंध, वो कल भी कुछ हुआ, पाकिस्तान चाइना भारत चीन, कहाँ कहाँ हुआ है वो, कहाँ हुआ? अरे कहाँ हुआ है ये पूछ रहा हूँ, वो पता रखना थोड़ा। एलएसी तो बहुत लंबी है, एलएसी में कहाँ हुआ है वो पूछा हूँ मैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, नेपाल के इधर हुआ, सिक्किम हुआ, लद्दाख हुआ, कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ ना। तो लद्दाख में कहाँ हुआ? झील एक नहीं है वहां, झील बहुत सारी है। कोई विवाद नहीं है, पूरा अपना है। पर चाइना, वो रोड वाला नाटक था, रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर था, हो गया वो। सामने वाले भी मरे क्या? 5 मारे। वो वीडियो पता नहीं समझ में नहीं आ रही थी, वो ओरिजिनल थी या बस पुरानी कोई सी बता रहे थे। पुरानी वीडियो है ना, जिसमें वो पहाड़ के ऊपर से वीडियो ले रहा है, और वो पता नहीं 20-25 एक साथ भिड़े हुए हैं और एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं। वो कल वो उसी हादसे का है। हाँ, तीनों दिशाओं में पहाड़ है, और शायद वो ट्राई जंक्शन जैसा कुछ है, तिराहा जैसा था वो एरिया, वहां पर हुआ है मामला। वो जगह याद कर लेना प्लीज, वो कहाँ हुआ है, ठीक है? नहीं तो वो डोकलाम वोकलाम सब पुराने हो जाएंगे, अभी नया हो जाएगा। लिख लो। भारत और इनके बीच में रिश्ते क्या है? जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति, संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेटको, JETCO, जेटको की 13वीं बैठक हुई, की 13वीं बैठक हुई। ठीक है, जेटको किन देशों के बीच में बनता है? तो यूके और इंडिया के बीच में बनता है। कितनी बैठक हो गई है? 13वीं। वाणिज्य और उद्योग से जुड़ा हुआ है, बस इतना ही लिख लीजिए। उसके अलावा बाकी चीजें मैं केवल बोल देता हूं, समझ लेना। भारत और यूके के संबंध में आर्थिक में मामलों में देखो तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में दोनों देशों का व्यापार 27% बढ़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, व्यापार 27% बढ़ चुका है। फिर लिखो, यूके चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, पहला तो सिंगापुर है ना, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, इसके बाद में फिर चौथा आता है यूके, चौथा बड़ा निवेशक है, कॉमा 700 भारतीय कंपनियां हैं यूके में, 700 भारतीय कंपनियां हैं यूके में। फिर यूके की बात हुई है तो और कौन सी बात याद आनी चाहिए? यूके आते सी ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना फाइनल हो गया, पूरे ही बाहर हो गए हैं। तो इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा? तो फायदा नुकसान तो इतना कुछ ज्यादा नहीं रहेगा भारत का, एक नया FTA बनाना पड़ेगा। ब्रिटेन वालों को खुद अपने नियम वापस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले वो किसके नियमों से चलते थे? यूरोपियन यूनियन के। अब वो बाहर हो चुके हैं तो अपना खुद का नियम बनाएंगे। ओके, वो सारी चीजें। 700 नहीं, सॉरी 800 कंपनियां, 800 करो उसको, 800। चलिए,
लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। सारे देश आपस में जब एग्रीमेंट कर लेते तो एफटीए बोलते हैं, ये पढ़ रखा हमने। विश्व में बड़े बड़े एफटीए बने हुए हैं, कहीं छोटे छोटे बने हैं। ओके, तो उन्हीं के बारे में अगर अपन अफ्रीका की तरफ गौर कर रहे हैं तो अफ्रीकी के देश भी एक दूसरे से अब व्यापार करने लग गए। ओके, और आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो इसके बारे में लिखना है। 12वां शिखर सम्मेलन हुआ, 12th समिट हेल्ड, 12वां शिखर सम्मेलन हो चुका है। 54 सदस्य राष्ट्रों द्वारा, 54 सदस्य राष्ट्रों द्वारा, ठीक है, व्यापार को लेकर, बस व्यापार को लेकर। चलिए अगली हेडिंग डालिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। जुलाई में क्या क्या अर्थव्यवस्था रही, इकोनॉमिक्स। तो जुलाई 2019 जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो गए थे बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर। ओके, ये उस वक्त का न्यूज़ है, जुलाई 20 जुलाई 1969। 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज, भारत के 14 शीर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लिखो पूरा इतिहास वापस। मेरे को भी कल परसों फोन आया था स्टूडेंट्स का कि सर वो वर्ल्ड हिस्ट्री बची हुई है तो वापस वहीं से शुरू कर दीजिए। तो मैंने बोला रोज 2.5 घंटे के लेक्चर डालता रहा हूँ, आप क्या चाहिए? तो बोले नहीं सर हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने सब हो जाएगा। मैंने आप वो नहीं पढ़ रहे जो मैंने अपलोड कर रहा हूँ? नहीं सर वो तो इस साल के लोगों के लिए है ना जो देंगे। अरे मैंने बोला ऐसा नहीं होता है वो सारी चीजें, हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ती ही है एक दूसरे से, तो पढ़ो, इतना आलसी मत बनो। मैंने समझा लोग कहाँ कहाँ चले गए। मुझसे हो नहीं पा रहा, 2.5 घंटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर, ठीक है, और वो मेरे से मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं मेरे से ये, मैं तो वो, मैं तो ये। लोग चांद पे चले गए, मालूम है आपको? ठीक, क्या फर्क है उनमें और अपन में? उनकी भी 2 आंखें, उनमें भी वही दिमाग, उनमें भी वही, लेकिन जज्बा था इसलिए वो चांद पे चले गए और अपन इतना भी नहीं कर पा रहे। हाँ कुछ नहीं, मर गए वो सब, मतलब इच्छा जो रहती है पढ़ने की खत्म है, वो बिल्कुल डेड हो गए। तो इसी का फायदा उठाना है ना अपन को तो अच्छे अच्छे बैठ गए हाँ अब थोड़ी ना रुकेगी नहीं मैंने वही बोला ना, लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो अपन इतना भी नहीं कर सकते क्या? चलो लिखो, हेडिंग डालो, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष, 50 इयर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष। इतिहास, हिस्ट्री, हाँ ये लास्ट ही है शायद, सेकंड लास्ट है, लिख लेते हैं। 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया था, एक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। एक अध्यादेश जारी किया गया था, नाम लिखिए उस अध्यादेश का। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण, ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस, और अंतरण अध्यादेश, एंड अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस, और अंतरण अध्यादेश। क्या हुआ था इससे? लिखो, 50 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले 14 बैंक, 50 करोड़ से
अधिक जमा राशि वाले बैंक सरकारी बने, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, हाँ सरकारी बने। इससे 75% बैंकिंग क्षेत्र सरकारी हो गया। इससे 75%, 75% बैंकिंग एरिया सरकारी हो गया था। चलिए अब पूरा प्रकरण लिख लेते, क्या क्या हुआ था, लिखो। अब देखो यार, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी, जिसका बैंक खुद का था और वो सरकार ले रही है, तो बदले में सरकार को क्या देना चाहिए, क्षतिपूर्ति। तो सब कहां भागेंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो इंदिरा गांधी ने बोला था कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब क्षतिपूर्ति के नाम पे चिल्लरे मिल जाएंगी तुमको, प्रॉपर्टी कितने की, हाँ ले लो, बस उतना मिलेगा। तो उनको तो नुकसान होने वाला था पूरा, तो वो सब भागे। भागने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला। केस चलने के बाद निर्णय हुआ 10:1 से, क्योंकि एक दिमाग ये लगा दिया था बैंकों के मालिकों ने कि इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वे में लेके जाया जाए, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो धारा अनुच्छेद 31 आया, और 31 का कौन सा नंबर था, 31(2) का इस्तेमाल किया गया, और बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्षतिपूर्ति दो पूरी की पूरी, क्योंकि ये बैंक उनका था और तुमने नेशनलाइज किया तो क्षतिपूर्ति तो पूरी देनी चाहिए। इन्होंने दी नहीं, इन्होंने पूछा भी नहीं। तो 31(2) के तहत फिर इनको आगे चल के एक नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ा 1970 में, एक साल बाद, और फिर क्षतिपूर्ति दी। ये छोटा सा प्रकरण था उसका, लिख लो मामला, प्रकरण। क्षतिपूर्ति देना एक मुख्य चुनौती बनी थी, क्षतिपूर्ति देना एक मुख्य चुनौती बनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 10:1 के बहुमत से निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने 10:1 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि क्षतिपूर्ति न देना अनुच्छेद 31(2) के खिलाफ है, कि क्षतिपूर्ति न देना अनुच्छेद 31(2) के खिलाफ है। इसके बाद 1970 में, इसके बाद 1970 में संशोधन करके अध्यादेश आया, संशोधन करके नया अध्यादेश आया। इसी के चलते 25वें संशोधन में, 25वां संशोधन का डेट बोलो, 25वें संशोधन में डेट क्या है, इसी के चलते मतलब आगे की बात हो रही है, तो अगला संशोधन कब आएगा, 25वां नहीं, हाँ 1971 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, ये कनेक्शन होना चाहिए ना। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मन से भी समाप्त नहीं किया था, बहुत सारी चीजें थी, जिसमें से एक चीज ये भी थी कि वो मुआवजा मांग रहे हैं, हटा दो संपत्ति का अधिकार। क्या कर लेंगे अब, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट। 31 बोला ना मैंने, तो 31 क्या होता है, चलिए हाँ। तो लास्ट मिनट में रिवीजन करके जाना बेसिक चीजों का, गहन चीजों का अध्ययन नहीं करके जाना आपका, अंत में ऊपर ऊपर चीजों का जाना। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से किया, सबसे मुख्य कारण जो था वो लिखना कभी नहीं है। वो मुख्य कारण था
कि चुनावों में फंडिंग जो होती थी ना, उन बैंकों के पैसों से होती थी। और वो बैंक किसके थे? वो सब पुराने राजा महाराजाओं के होते थे। और वो सारे राजा महाराजा सिंडिकेट बना के सब 14 बैंक मिलके इंदिरा गांधी को चुनाव के खिलाफ पैसा लगाते थे। इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पटक दिया, बोले जब सब नेशनलाइज कर दो। लिखना नहीं है ये, लिखना मत। कारण जो लिखोगे ना आप कभी मेंस में, तो वो लिख लेना, लिख लो, कारण लिख लो। राष्ट्रीयकरण के कारण, कारण में आप लिख लो निजी बैंक अविश्वसनीय थे, निजी बैंक अविश्वसनीय थे। क्योंकि जमाकर्ताओं के पैसों की गारंटी नहीं देते थे। क्योंकि जमाकर्ताओं के पैसों की गारंटी नहीं देते थे। इसके कारण विफल हो जाते थे, इसके कारण विफल हो जाते थे। दूसरा लिख लो, समाज के लक्ष्यों को पूरा करना था। समाज के या सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करना था। क्या हो सकता है सामाजिक लक्ष्य? गांव गांव तक ब्रांच पहुंचाना। राजा तो नहीं करेगा, वो तो शहर में ही अच्छा। गांव गांव तक पहुंचाना हो तो राष्ट्रीयकरण तो करना पड़ेगा, सरकार करेगी गांव गांव तक पहुंच। फिर लिख लो और कारण लिखो, बड़े बड़े व्यापारियों से साठगांठ। बड़े बैंक बड़े व्यापारियों को ही लोन देते थे, बड़े बड़े बैंकों से साठगांठ। फिर एक और कारण लिख लो, ऋण का संतुलित प्रवाह नहीं होता था। ऋण का संतुलित प्रवाह नहीं होता था। बस ये कारण लिखने, बेसिक बेसिक जो हो सकते हैं। ठीक है। अब इसका इतिहास अगर बहुत पीछे जाए ना, तो कांग्रेस की जो कमेटी है, हर साल कांग्रेस कमेटी बैठती थी, तो उन्होंने आजादी के 1 साल बाद ही बोल दिया था कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बट उस वक्त वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारी ताकत तो उन्हीं राजा रजवाड़ों के पास ही थी, इसलिए। तो लिखिए, कांग्रेस समिति ने 1948 में पहली बार, कांग्रेस समिति ने 1948 में पहली बार राष्ट्रीयकरण का विचार दिया था। राष्ट्रीयकरण का विचार दिया था। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं माना, एक चीज मान ली थी कांग्रेस कमेटी की इस रिपोर्ट से, विचार से। मुझे बताओ ना, आरबीआई कब बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, वही आगे चल के आरबीआई बना। लेकिन राष्ट्रीयकरण थोड़े ना हुआ था, राष्ट्रीयकरण तो आजादी के बाद हुआ 49 में। तो वो इस कमेटी की विचार के ऊपर हुआ था। तो लिख लेना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। पहले क्या कहते थे, नाम याद है ना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो वो मत लिखो, वो पता होना चाहिए आपको। इंपीरियल बैंक ही 1921 के बाद 35 में आरबीआई बन गया था। उसके बाद लिखिए, अगर ये बात याद आती है तो एक और चीज याद रखनी है। वो एक घोटाला हो गया था अलग अलग बीमा कंपनियों से। उसके बाद में 1956 में सब बीमा कंपनियों को एक करके एलआईसी बना दिया। तो वो भी ध्यान रखना, 56 की बात है वो। ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण अगर वित्तीय संस्थाओं का देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है आरबीआई। ठीक है, आजादी के बाद का। तो आरबीआई याद रखना, एलआईसी याद रखना, और फिर 69 में ये याद रखना। ठीक है। हाँ, चलो, फायदा क्या हुआ राष्ट्रीयकरण से वो लिख लो। राष्ट्रीयकरण के लाभ, ग्रामीण शाखाएं बढ़ गई 8,000 से 30,000। ग्रामीण शाखाएं बढ़ गई 8,000 से 30,000। राष्ट्रीयकरण के पहले 8,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद 30,000 हो गई। कॉमा, लोग सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने लगे।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने लगे, कॉमा, रोजगार अवसर मिलने लगे। नेपोटिज्म खत्म हो गया ना, भाई भतीजावाद, ठीक है, तो नौकरी मिलने लगी। अच्छा एक और चीज भूल गया अपन, एसबीआई भी तो 1955, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलो ये भी हो गया। खत्म, आज का हो गया। वो मैं 3 चीजें नहीं ले रहा हूँ, वो अपन कल देख लेंगे, छोटी छोटी है।